हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रोजेक्शन कैसे थ्री डायमेंशन में लिया जाता है। हमने देखा था प्रोजेक्शन टू डायमेंशन में कैसे होता है, जब एक्स और वाई प्लेन में अगर हो और किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ अगर कोई वेक्टर इंक्लाइंड हो तो उस कंडीशन में प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। रोजे यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हुए दो भाग में, तो उसका कैसे लिया जाता है। जैसे कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर मान लो कि कोई वेक्टर है और ये इस एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है और इसके साथ अगर कोई एंगल बना रहा है थीटा और ये वेक्टर ये है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये वाई कंपोनेंट होगा और ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, जे कंपोनेंट होगा। लेकिन यही अगर एक्सिस हो, अगर यही वेक्टर हो, वेक्टर ए हो, ठीक है, ये इस रूप में हो और इसका ये एंगल थीटा बना रहा हो, तो इस एंगल के साथ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इस एक्सिस के साथ, यानी जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उस पे हमेशा कॉस थीटा लेते हैं और जो उसके अपोजिट वाले पे क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो ये हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे प्रोजेक्शन अंदर थ्री डायमेंशन। यानी कि अगर थ्री डायमेंशन होगा तो थ्री डायमेंशन के केस में हम प्रोजेक्शन को कैसे कंसीडर करेंगे और जानेंगे। हम लोग आज जानेंगे क्या, तो ये भी जानेंगे हम लोग कि जीरो रिजल्टेंट क्या होता है। जीरो रिजल्टेंट की बात करेंगे, तो दोनों को आज आज का जो टॉपिक है, पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रिजल्टेंट। पहले बात कर लेते हैं। तो मैं अजय वर्मा आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट कुछ ना निकले। इसका मतलब फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा या वेक्टर इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि दो वेक्टर का सम अगर किसी तीसरे के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उसको जीरो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कहेंगे। क्लियर है। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे इधर की ओर कोई फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है और इधर की ओर फोर्स लग रहा है। ये तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इसका रिजल्ट क्या हो गया कि इस पे कोई फोर्स लगा ही नहीं, रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में इसको कहेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट जीरो, तो इसमें कहा गया, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहा गया कि इसमें कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ जीरो रिजल्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रिजल्टेंट क्या होता है उसको समझते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें कहा गया कि थ्री वेक्टर्स, इसमें कहा गया, इसमें इफ थ्री वेक्टर like the side of triangle in same order, then their resultant will be zero। जैसे यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं, ये ले लो, इसको इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कैसे, मान रहे हैं यहाँ से ए बी सी, ये वेक्टर है, ये है। अगर ये वाली स्थिति होगी तो ये वाली स्थिति कैसे होगी भाई, तो इसको, इसका एक दूसरा रूप है, ये कैसे है, ये इसको हम इस तरह से समझें, या यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं। एक पॉइंट है, इस पे एक वेक्टर, एक फोर्स इधर की ओर लगा, इस तरह से एक फोर्स इधर की ओर लगा और एक फोर्स ऐसे लगा, ठीक है, क्लियर है, ये लग गया। अभी हम अगर बोले इसको ए वेक्टर,
इसको बी वेक्टर और इसको क्या बोले, सी वेक्टर। क्लियर? ये मेरे पास हो गया। अब इस ये वेक्टर है तो इसको अगर पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ये सिंबल, ये इसको इस तरफ में, तो ये भी वेक्टर बी कहलाया। ठीक है, कहलाया बिल्कुल। और यहां से इसको पैरेलली, इसको नीचे, इसको खसका के लेके चले आए तो ये कहलाया मेरा, ये इसका डायरेक्शन ये है। तो लग रहा है कि ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ये लग रहा है फिगर जो यहाँ पे हमने जो खींचा था फिगर, उस फिगर को यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने फिगर ये किया, ठीक, लेकिन ये लग रहा है कि इसी का यहाँ पे ये रूप है और यहाँ पे ये रूप है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है एज ए फोर्स ऑफ एक्शन, एज ए वेक्टर के रूप में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमको। क्लियर है? अब देखिए यहां से आगे बात करते हैं। अब अगर बोले कि ए और बी के बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है, क्लियर है? तो ए और बी यहां पे अगर ले लें तो एबीसी में, तो मेरे पास यहां सेम वे में अगर ले तो ए और बी के बीच में, तो इसको वेक्टर ले लेते हैं ए, इसको वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, इसको फिर ले लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच का एंगल कौन है? अल्फा। तो ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो अल्फा कौन सा हो गया? ये मेरे पास ए हो गया डायरेक्शन, तो अल्फा ए हो गया, ठीक है। बी और सी के बीच का, ए और सी के बीच का एंगल है ये बीटा। तो ए और सी के बीच का बोला गया, तो ए यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो सी ये होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे इसके एंगल को कंसीडर करें यहाँ पे, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? सी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया? ए और सी के बीच का एंगल बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। और बी और सी के बीच का एंगल अगर कंसीडर करें तो ये यहां से यहां तक है, ठीक। वीसी का रूप था तो इसको हम मिटा देते हैं, ये तो समझने के लिए किया गया था, सारा कुछ ताम झाम जो किया गया था। अब यहाँ पे चलो ये अल्फा, ये बीटा और ये मान लेते हैं गामा, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इस केस के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इस केस के लिए? तो बी और किसके बीच का एंगल है? ए है, बी है, और ये कौन सा था? सी। तो सी के बीच के कौन सा एंगल है इसमें से? तो देखो तो आप, हमको निकालना है एंगल बी और एंगल सी। यहाँ पे बी कहाँ है? यहाँ। और एंगल सी कहाँ है? यहाँ। थोड़ा सा इसको इसी डायरेक्शन में बढ़ा दें, ठीक। अब ये वाली एंगल कौन सी हो गई? एंगल, ये एंगल हो गया गामा। ये मेरे पास आया एंगल के रूप में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए का, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड सी है, यहाँ पे भी एक मैग्नीट्यूड के रूप में है, बी के रूप में है। ये सारा मेरा अरेंजमेंट है और इसका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। स्टेटमेंट समझ लो आप, कहा यह गया कि जीरो रिजल्टेंट का स्टेटमेंट दिया गया कि अगर कोई तीन वेक्टर हो या तीन फोर्स के रूप में हो, फोर्स भी एक तरह का वेक्टर है, तो अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहा हो और तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ऐसा लगेगा, फिगर कुछ ऐसा आएगा, दिस दिस दिस। अगर ये ले लेते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये इस तरह से रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अब रही बात कि इसमें किया गया दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहाँ पे अगर देखें, अगर ध्यान दें हम लेमिस थ्योरम को,
तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रूफ करने पे चलते हैं इसको कैसे कैसे। ठीक है, हटाते हैं अब इसको, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए तो कि ये एंगल अगर ले लें, ये वाला एंगल, ठीक है, ए और सी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। याद होगा आपको कि एक ट्रायंगल का एरिया बराबर एक फॉर्मूला निकला है मुझे पास, हाफ ए बी साइन थीटा। ये कब होता है, जब ए अगर साइड है और ये बी है और दोनों के बीच में अगर थीटा हो तो ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर हाफ ए बी साइन थीटा। याद रखिएगा ये चीज, हाफ ए बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पे, क्लियर है। हम इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, मुझे क्या निकालना है, मुझे एक रिलेशन निकालना है एंगल का इस वेक्टर के रूप में। ठीक है, ये निकालना है। तो हमने क्या किया कि मेरे पास कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो मेरे पास एक फॉर्मूला दिया गया था, हाफ ए बी साइन थीटा। ये ए और बी का मतलब क्या हुआ ना कि अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से, अगर ये साइड ए है ये साइड बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एरिया बराबर होता है। ये आपको बताया गया होगा, ठीक है, हाफ ए बी साइन थीटा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ इनटू, यहाँ पे अगर ले लें ए और सी का, ए का चूंकि मैग्नीट्यूड क्या है ए और सी का मैग्नीट्यूड सी है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है। अगर हम ले ले रहे हैं ए, ये देख रहे थे कि ये मेरे पास क्या था, ये इस तरह का जो वेक्टर था अल्फा और बीटा। देखिए यहाँ पे कि हमने क्या लिया था कि अल्फा सी और बी के बीच का एंगल क्या था, सी और बी के बीच का, सी और बी के बीच, तो ये सी था, ये सी था, ये बी था और ये ए था। ए और बी के बीच का एंगल कितना था मेरे पास, गामा। ए और बी के बीच का एंगल देखिए तो ए, ये ऐसे है, सॉरी, ए और बी के बीच का एंगल ये बीटा था। सी और बी के बीच का एंगल कितना है, सी, सी और बी, बी, सी इधर है और बी इधर है, तो सी और बी के बीच का एंगल है ये गामा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। सी और, रुक जाइए, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम एरिया की बात करते हैं, अब देख ले रहे हैं, ये तो समझ में आ गया बढ़िया से। अब चलते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला दिया गया एरिया का, एरिया निकालने का, हाफ ए बी साइन थीटा, ये दिया गया। ए और बी क्या है, ए और बी दो साइड्स है और दोनों के बीच, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। अगर इस तरह का चीज होता है तो एरिया ट्रायंगल का निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। मतलब ये कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई है और ये ट्रायंगल बनना है, ये एंगल थीटा लिया है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ये निकल जाएगा इसका एरिया। तो हम इसी चीज का यहाँ पे अब यूज करते हैं, एरिया बराबर निकाल लें, तो एरिया बराबर इस ट्रायंगल में अगर एरिया निकाल लें, तो ये तो हम इसी तरह से बताए थे आपको। मेरा मेन तो फिगर है, ये फिगर का ये क्या है, अल्टरनेटिव है, ये इस तरह का फिगर बना। ठीक है, अब जब निकाल रहे हैं इसका एरिया, तो एरिया फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, तो हाफ ए, तो इसके इसके बीच का अगर ले लें, तो ये साइड ए है और ये सी है, तो हम क्या लिखें, ए सी इंटू दोनों के बीच का एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या होगा बीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू हाफ
यहाँ पे ले लें तो ये वाला साइड है बी और ये वाला साइड है ए, तो हम क्या लिखें ए बी इंटू साइन सेम वे में ये अल्फा मेरे पास एंगल था, तो क्या हो जाएगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे हाफ, यहाँ से ये वाला एंगल लेंगे तो सी और क्या है बी है, तो बी सी इंटू साइन कितना लिख लें 180 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है, सॉरी गामा, यहाँ पे गामा है, ठीक है। अब देखो तो कि हम पढ़े थे कि एक क्वाड्रेंट में, अगर एक ही क्वाड्रेंट में अगर बात करें हम कि एक क्वाड्रेंट की अगर बात किया जाए तो एक क्वाड्रेंट ऐसा होता है जैसे इसमें हम ले ऑल साइन टैन कॉस पढ़े हैं, इसमें साइन थीटा के वैल्यू साइन थीटा के टर्म में ही रहते हैं, 180 के टर्म में हम लोग साइन को चेंज, ये वाला चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के क्या आएगा फाइनल रिजल्ट हाफ ए सी साइन बीटा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन अल्फा इक्वल टू हाफ बी सी साइन गामा और इक्वल टू के मान लेते हैं, ठीक, किसी के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया, ये आ गया, यानी AC अगर निकालें तो AC बराबर क्या निकल के आएगा के 2K बटा में साइन बीटा। यहाँ उसी तरह से BC बराबर क्या निकल के आया, AC बराबर आया, AB बराबर क्या निकल के आएगा, AB बराबर निकल के क्या आएगा यहाँ से, तो क्या निकल के आएगा AB अगर निकाले तो 2K अपॉन साइन अल्फा, उसी तरह से BC बराबर निकल के आएगा 2K अपॉन साइन गामा। ये आ गया मेरे पास AC AB BC, ये आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं लेमेस थ्योरम पे। लेमेस थ्योरम क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो लेमेस थ्योरम का जो कहानी था उस कहानी को थोड़ा सा हम लोग अलग करेंगे। क्या है कि मुझे कहा गया था कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हम अगर बोले यहाँ पे ये मेरे पास तो वेक्टर के रूप में यही था ना, ये इस तरह से था। अगर हम बोले कि पूरा मिटा दिया मैंने ना, तो क्या था मेरे पास, ये था, ठीक है, ले लेते हैं हम ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अल्फा बीटा, और ये अल्फा बी, ये बीटा था, ये बीटा था और ये गामा था, ठीक है। और इसी को हम लोग जब लिए थे साइड्स के रूप में तो इसको थोड़ा सा पीछे के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाए थे, इसको यहाँ पे ज्यों का त्यों बताए थे। तो इस तरह से मेरे पास जो बना था ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना था, और यहीं से इसका हम स्ट्रक्चर निकाले थे, वो निकाले थे इस तरह का, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर सी था, ठीक है, ये था मेरे पास। अब हम अगर बोले कि ये वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो हम चलते हैं आगे। देखिए ये सिर्फ क्या जा रहा है ना, एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कैसे है वो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए बी, ठीक, इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन बी सी बराबर वेक्टर सी अपॉन ए सी, और ये किसी के बराबर के डैश के मतलब के भी बराबर ले लेते हैं, ठीक है, साइड करिए। तो ये जो दोनों है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद
मेरे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो ये जो है ये वेक्टर वो क्या करेगा, वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा, साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल लिया कंसीडर किया जाएगा, गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ये बी है, ये वेक्टर है हमारे पास, बी था ये बी है, ठीक है। तो अगर ये बी है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी को अगर कंसीडर करें तो बी के सामने का एंगल कौन था, अपोजिट एंगल कौन है, बीटा, तो क्या लिखे बी अपॉन साइन बीटा प्लस इक्वल टू, यहाँ पे चले जाए सी पे, तो सी ए, ये मतलब ए ये बी और ये सी, तो सी बराबर सी बटा में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ये आ गया आपके पास लेमेज थ्योरम, यानी कि लेमेज थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दैट इफ इसमें कहा गया, इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया, इफ थ्री फोर्सेस acting on a point, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहा हो, कौन कौन सा फोर्स लग रहा हो, तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहा हो, ठीक। क्या कहा गया, लेविस थ्योरम में स्टेट दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट एज इक्विलिब्रियम, देन, ठीक है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल between sine of angle between two other forces। समझ में आ रहा है, ये कहने का स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर दो फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन, तीन फोर्स लग रहा हो किसी पॉइंट पे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया, हम देख लिए कि एक ही पॉइंट पे जब फोर्स लगेगा और वो फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाए और सारा फोर्सेस एक ही ऑर्डर में हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो लेमिस थ्योरम के अनुसार होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिजोल्यूशन फैक्टर के बारे में, रेक्टेंगुलर वेक्टर, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम लोग कि कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं इन थ्री डायमेंशन, तीन डायमेंशन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कोई वेक्टर है ए, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे
थोड़ा सा फिगर जो है वो 3 डायमेंशन का होगा, लगेगा कि जटिल है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं जटिल होता है, बस अगर ढंग से बनाया जाए तो। ये हो गया मेरा, ये बना लिए, ये बना लिए, ये और ये बन गया, ठीक है, ये मेरा बन गया। ठीक, मेरे पास प्लेन की बात करें तो मेरे पास 3 तरह का प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन हो गया ये, नहीं चल रहा है, एक प्लेन ये हो गया मेरे पास, ठीक है। एक प्लेन जो है वो है मेरे पास ये, जो कि दिख रहा है आपको, ये। और एक प्लेन जो है ये इस तरह से दीवार का, जैसे आपके घर में जो दीवार है उसमें दीवार में देखिए एक प्लेन, दो प्लेन और एक नीचे जिस पे आप खड़ा हो, तीन प्लेन। तो एक प्लेन जिस पे मैं खड़ा हूँ, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। जो इसके सामने वाला ये प्लेन की बात कर ले तो ये प्लेन हो गया, ठीक है। अब इन दो प्लेन और एक सामने वाला प्लेन, या ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन ले लें, ये प्लेन। अब अगर हम कहें कि इसमें से, इसमें अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ये, इसको मिटा देते हैं, बढ़िया से इसको समझाते हैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ठीक है। और ये वेक्टर ए को बोले, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है। ये एक्स एक्सिस के साथ अगर कोण बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो गामा बना रहा है। आप कहिएगा कि सर कैसे, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना कैसे है जो बता देते हैं। वो इस तरह से समझते हैं, ये है, मान लिए 3 वेक्टर है ये, ठीक है, सामने से दिख रहा होगा ऐसे। अब इसमें हम कहें कि कोई वेक्टर ये है, ये इस तरह से, ये तीसरा वेक्टर हो गया, है क्लियर है। अब इस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ अगर ये एक्स है तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, इसके साथ ये वाला बीटा, और इसके साथ ये वाला गामा, ये ले लिए। समझ में आ रही बात, देख रहे हैं आप, दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। और ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, सामने से दिख रहा होगा ये एंगल, ये अल्फा, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ बीटा, और इसके साथ गामा। हमने कहा कि जिस एक्सिस के साथ जो एंगल लेते हैं उस पे हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो यहाँ पे ए का एक कॉस होगा, ए कॉस अल्फा, इस पे हो जाएगा ए कॉस बीटा, और इस पे क्या हो जाएगा ए कॉस गामा। तो हम अगर प्रोजेक्शन लें तो क्या लेंगे, तो यहाँ पे ले रहे हैं ओ ए, लिख रहे हैं यहाँ पे ये ले लेते हैं ओ, और ये ले लेते हैं बी, चाहे ए ले लेते हैं ए। तो इसमें लिखते क्या, ओ ए इज ए वेक्टर as a having magnitude a, a, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है a, ठीक है। इंक्लाइंड अल्फा बीटा
and gamma with x, y and z axis respectively। ठीक है, क्या किया गया, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो हम ले लेते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा आई। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है और ये एक्स है, एक्स है, एक्स वाई नहीं है, ये वाई है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये जेड है। ठीक है, तो हम ए एक्स बराबर लिखे ए कॉस अल्फा आई। सिमिलरली हम लिखते हैं वाई कंपोनेंट, इसको कह देते हैं वाई प्रोजेक्शन ऑफ वाई। क्या इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, ये भी आप लिख सकते हैं, ये और में ये भी लिख सकते हैं आप। तो वाई कंपोनेंट क्या हो गया, ए वाई क्या हो गया मेरे पास, ए साइन सॉरी कॉस अल्फा था, इसके साथ क्या हो जाएगा, बीटा जे। और सिमिलरली ए जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए जेड वेक्टर के रूप में ले रहे हैं, तो क्या निकल गया, ए कॉस गामा। ठीक है, के अब ये एक्स वाई जेड ये रूप में आ गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, मुझे हटाते हैं इसको, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये जो निकला ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बराबर ए बराबर क्या निकले, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के। ये आ गया मेरे पास आई जे कैप के कैप के रूप में वेक्टर ए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए बराबर ये। ठीक है, अगर हम यहाँ से सब में से अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ जाएगा, बताओ तो आप। मैग्नीट्यूड बराबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, मुझे बताइए। ठीक, मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो क्या आएगा, तो कहेंगे कि सर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आप बताए थे डायगोनल ऑर्थोगोनल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए कॉस अल्फा का स्क्वायर ए कॉस बीटा का स्क्वायर ए कॉस गामा का स्क्वायर। ठीक, यानी कि ये किसके बराबर था, ए के। तो ए स्क्वायर अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर तो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। देखो तो सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या किए हम, आगे बढ़े, यहाँ से ए देखो, तो ए से ये पूरा चला गया, तो हमारे पास क्या क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये एक रिजल्ट दे दिया भाई साहब, यानी कहने का मतलब है क्या, उसको आप समझ लीजिए, क्या रिजल्ट दिया आपके पास,
क्या है गया कि हम लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं, हेंस सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ कोसाइन, ठीक है, ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज यूनिट, ठीक है, यानी कि ये हमेशा यूनिट होगा, ये याद रखिएगा। ये आपके पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहानी किसका, इसका, ठीक है। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे से प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।